हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूं रूही। और फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए जो एमसीक्यूज़ लेकर के आई हूं वो है फिज़िक्स में ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज़। और फ्रेंड, मैंने ग्रेविटेशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैंने इसकी थ्योरी कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट पढ़ा दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। देन उसके बाद ये मैं आज एमसीक्यूज़ भी लेकर के आ गई हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है, DSSB नेचुरल साइंस का जो भी प्रिपरेशन जिनको भी करनी है वो मेरे चैनल पे कर सकते हैं। या तो फिर जो भी अपकमिंग आपके एग्ज़ाम्स होंगे KVS के, NVS के और फिर यूपी के TGT साइंस के, ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्ज़ाम्स हैं साइंस एंड बायोलॉजी के लिए, आप मेरे चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। और बायोलॉजी के बहुत सारे MCQs अपलोड हुए हैं, वो भी देखिए। केमिस्ट्री की भी थ्योरी अपलोड हुई है, केमिस्ट्री के भी MCQs अपलोड हुए हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर हैं और वो भी बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ एंड फ्री। तो आप इसको देखिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और फ्रेंड, एक बात मैं और बता दूं कि नवोदय का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, TGT साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट के रिज़ल्ट्स निकल चुके हैं। TGT साइंस का भी रिज़ल्ट निकला है और TGT पोस्ट के और जो दूसरे भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी रिज़ल्ट्स निकल चुके हैं। कंबाइंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो आप उसमें अपना नाम देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। आज का जो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज। ओके, कि जो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है वो कैसा होता है, उसका नेचर क्या है। तो 1 है रिपल्सिव, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, 3 कंजर्वेटिव एंड 4 है नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, यानी कि ये कंजर्व होता है। इसका नेचर क्या है, कंजर्वेटिव है, रिपल्सिव नहीं है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है और कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सेकंड वाला, विच फोर्स इन नेचर एग्जिस्ट एवरीवेयर। कि नेचर में ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि सब जगह पे रहता है, विद्यमान रहता है। तो 1 है न्यूक्लियर फोर्स, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 3 वीक फोर्स एंड 4 है ग्रेविटेशन। तो बिल्कुल, चूंकि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो अब आप लोगों को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी अर्थ पर जो कि जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं एक दूसरे को, या जितनी भी आपकी इस तरह की जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और क्या होता है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमारी अर्थ जो है इसका भी ये एक अट्रैक्शन फोर्स से जो है अपनी तरफ सारी बॉडीज़ को जो भी इसके अगेंस्ट उछाली जाती हैं, अर्थ पे रह करके ऊपर की तरफ स्पेस में जितनी भी चीज़ें हम लोग ऊपर की तरफ उछालते हैं या भी जो भी चीज़ फेंकते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड पर आकर के गिरती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का एक ग्रेविटेशन पुल होता है, एक फोर्स होता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये हर जगह पे है। ओके, तो फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है। नाउ थर्ड अब हमको देखना है। थर्ड में देखिए, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस इज F एंड इफ 25% मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू दी अदर्स ऑब्जेक्ट देन द न्यू फोर्स विल बी। तो ये बताया जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो F के इक्वल है। ओके, वो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस। ओके, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास बराबर हैं और उनके बीच जो फोर्स है वो F है। और अगर 25% मास जो है एक ऑब्जेक्ट का वो ट्रांसफ़र होता है दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो फिर जो न्यू फोर्स होगा वो क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1 F/4, फिर 2 है 3 F/4, फिर 3 है 15/16 F एंड 4 है आपका F। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो थर्ड का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो कैसे होगा। सबसे पहले अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, फिर आपको आंसर बताऊँगी। आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है जो कि मैंने आपको फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो फार्मूला बताया था थ्योरी में। यहाँ पे क्या है, F = G m1 m2। m1 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और m2 हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद फिर r²। ओके, तो यहाँ पे देखिए G, और चूंकि m बराबर है या तो फिर m यहाँ पे सेम रखा गया है। ओके, तो अब हम लोग वैल्यू जो है वो रख देंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो इक्वल मासेस हैं उनके। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा उसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास F का मैंने लिखा हुआ था G m1 m2/r²। ओके, तो अब यहाँ पे G/r² आपको ऐसे ही लिख लेना है। और m2 चूँकि परसेंटेज की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग 100 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले के लिए भी 100 लिखेंगे, दूसरे के लिए भी हम लोग 100 लिखेंगे। m1 m2 दोनों के लिए हम लोग 100 लिखेंगे। देन यहाँ पे हम लोग G/r²
F अपॉन यहाँ पे आपको 10,000 लिख देना है जब 100 को 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे G अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू F अपॉन 10,000 हो गया, हमारे पास इतना हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई है। अब मैं आपको इसके आगे का स्टेप बताने वाली हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ जो हमारे पास नया फोर्स है F डैश, वो कितना है, वो यहाँ पे हमारे पास G अपॉन आर स्क्वायर इंटू 125 इंटू 75 है। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि 25% मास जो है एक ऑब्जेक्ट का वो ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो जब 25 एक से ट्रांसफ़र हो गया तो उसकी वैल्यू 75 रह गई, जब दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया तो उसके लिए 125 लिख दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जब वैल्यू करेंगे G अपॉन आर स्क्वायर इंटू 9375 करेंगे, तो अब इक्वेशन से आपको बस पुट कर देना है वैल्यू को, जो पहले हमारे पास इक्वेशन थी। अब यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा, तो जो रिलेशन बन के आएगा आपके पास एफ डैश, तो यहाँ पे एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये 15/16 एफ के बराबर हो जाएगा। यानी जो नया फोर्स होगा वो 15/16 टाइम्स होगा पुराने वाले फोर्स के। ओके, यानी कि 15/16 होगा पुराने वाले फोर्स के, क्योंकि ये एफ डैश नया फोर्स है और यहाँ पे जो एफ है ये पुराना जो फोर्स था हमने जो पहले लिखा था ये वो है। अब यहाँ पे जो आपके पास आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला, यानी 15/16 एफ हो जाएगा। नाउ 4 को हम लोग देख लेते हैं। 4 है हमारे पास, अ पॉइंट मास m इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r and mass m at a distance r/2 from the center of the shell। तो यहाँ पे है the gravitational force exerted by the shell on the point mass is। नाउ ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि एक पॉइंट मास m है, वो किसी स्फेरिकल शेल, यानी कि ये मान लीजिए स्फेयर है और इसकी जो रेडियस है r, इसके अंदर प्लेस किया गया है। ओके, तो एक स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस r है, इसके अंदर एक मास m को रखा गया है और जो मास कैपिटल M है वो इसकी जो डिस्टेंस है r/2, उससे सेंटर के जो शेल है उससे r/2 यानी कि रेडियस की आधी डिस्टेंस पे जो है एक मास रखा गया जो कैपिटल M है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए स्मॉल m कहाँ पे रखा गया है और कैपिटल M कहाँ पे रखा गया है, ये आपको पता चल गया। नाउ अब यहाँ पे आपको पता क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि शेल उस पॉइंट मास पे एक्सर्ट करेगा उसको बताना है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पॉइंट मास पे एक्सर्ट हो रहा है या लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 G/m/r², फिर 2 है -G/m/r², फिर 3 है 0 एंड 4 है हमारे पास 4G/m/r²। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड होता क्या है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है किसी भी स्फेरिकल शेल में जो उसके अंदर पॉइंट होता है, ओके, तो वो क्या होता है, किस तरीके से आप लोग इसका रिलेशन बनाएंगे। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है स्फेरिकल शेल में किसी भी पॉइंट के कारण जो कि उस शेल के अंदर है, कोई भी पॉइंट मास, जैसे कि यहाँ पे m है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो स्मॉल r होगा वो लेस होगा कैपिटल R से। ओके, और यहाँ पे जो E होगा जो शेल के अंदर होगा इनसाइड, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि पॉइंट मास m पे जो r/2 डिस्टेंस पे काम कर रहा है वो कितना हो जाएगा, वो जो फोर्स होगा वो कितना होगा m, और जो E है आपका इनसाइड, ओके, जो शेल के अंदर है वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो ऑप्शन आ गया है क्वेश्चन 4 का, उसमें हमारे पास ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0। ओके, तो 4 का हमारे पास सब कुछ 0 हो रहा है और इसका क्या मतलब हुआ अभी मैंने बता दिया है। देखिए, अब ये जो पॉइंट मास की वजह से जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, हमारे पास फिफ्थ क्या है, द टाइडल वेव्स इन द सी अपीयर प्राइमरली ड्यू टू। तो टाइडल वेव्स जो सी में होती हैं, जो दिखाई देती हैं, वो किस कारण से होती हैं, तो यानी जो ज्वार भाटा आता है। 1 द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द अर्थ, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द वीनस ऑन द अर्थ, और फोर्थ वाला है द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड, आप लोगों को पता ही है, ये तो क्वेश्चन इजी है। ये जो होता है, ये जो
मून पे अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि जो अर्थ मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो डालती है, उसकी वजह से ये आपके टाइड्स आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, स्टेटमेंट देखना है और ऑप्शन करेक्ट चूज कर लेना है। पहला वाला है, वी कैन नॉट मूव एन इंच विदाउट डिस्टर्बिंग ऑल द स्टार्स। हम लोग बिना स्टार्स को डिस्टर्ब किए, ओके, हम लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मूव एन इंच, एक इंच भी मूव नहीं कर सकते विदाउट डिस्टर्बिंग ऑल द स्टार्स। ओके, नाउ टू क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर थिंग विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हर चीज़ इस यूनिवर्स में, हर एक चीज़ एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब यहाँ पे जो सिक्स वाला है क्वेश्चन, उसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू है, फिर दूसरा है हमारे पास स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, फिर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड नन इज़ ट्रू। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन। कह रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट लिखा हुआ है। तो 1 है सम ऑफ द मासेस, की मासेस के सम पे या योग पे डिपेंड नहीं करता। 2 है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। 3 है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड 4 है डिस्टेंस बिटवीन दी मासेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द मासेस। सम ऑफ द मासेस तो फॉर्मूले में है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है क्या है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है ना, ये जो कॉमन फार्मूला है। तो यहाँ पे कहीं मासेस का सम नहीं है, बल्कि मासेस का प्रोडक्ट ज़रूर है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8th क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है। 8th क्वेश्चन है, which of the given statement is are incorrect about acceleration due to gravity। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। ओके, जो गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है। नाउ 1, एज वी गो डाउन बिलो अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज बाई अ फैक्टर। जैसे ही हम लोग अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो इस फैक्टर 1 - d/r से डिक्रीज कर जाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होता है। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। जैसे ही हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डिक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट है वो है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एज वी गो अप और डाउन द सरफेस ऑफ द अर्थ। की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहता है जैसे हम लोग अप जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ जाते हैं, और डाउन जाते हैं अर्थ के सरफेस से। तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट के लिए जो करेक्ट करना है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 8th का जो ऑप्शन यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, तो जो फोर्थ वाला अभी रीड किया है यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। बाकी सारे जो ऑप्शन अभी बताए गए हैं 1 2 3 वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो ए है जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लानिटरी मोशन, देन यहाँ पे हमारे पास है बी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, एंड सी है हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कॉलम 2 में क्या क्या है। कॉपरनिकस है, 2 है
टोलेमी एंड 3 है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोड्स आपके पास प्रोवाइड किए गए हैं, कोड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा करेक्ट है। देखिए, जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक मिनट, वो किन्होंने दी थी, वो टेलेमी ने दी थी। नाउ उसके बाद हमारे पास जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है वो कोपरनिकस की है। तो और यहाँ पे हमारे पास जो एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 1 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, two spheres of masses m and m are situated in air and the gravitational force between them is F. Okay, now the space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be. तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो दो स्फेयर्स हैं इसमें इनके मासेस m है और कैपिटल M है और ये एयर में सिचुएटेड है, एयर में रखे हुए हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों मासेस के बीच में वो कितना है, F है। जो स्पेस है इन मासेस के बीच का उसको एक लिक्विड से फिल कर दिया जा रहा है, एक तरल पदार्थ से, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अब वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है F, 2 है F/3 एंड 3 है F/9 एंड 4 है आपका 3F। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 का, वो क्या हो जाएगा। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम जो है, जैसे कि आपका कोई भी पार्टिकल है तो वो पार्टिकल के बीच, सपोज़ यहाँ पे दो मासेस हैं तो उनके बीच में इन्होंने कहा है कि एक फ्लूइड या तरल लिक्विड जो है एक भर दिया गया है। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके इंडिपेंडेंट है, चाहे मीडियम में कुछ भी रखा हो। ओके, तो मीडियम में कुछ भी है इससे मतलब नहीं है पार्टिकल्स के बीच में या मासेस के बीच में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 के लिए। तो अब यहाँ पे F है तो F ही रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा, कोई भी वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग 11 देख लेते हैं। 11 है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर जो मासेस, दो मासेस के बीच की अगर डिस्टेंस को अगर डबल कर दें तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, A इज़ डबल, B जो दूसरा है वो बिकम्स 4 टाइम्स 3 है, इज़ रेड्यूस टू हाफ एंड 4 है इज़ रेड्यूस टू अ क्वार्टर। तो यहाँ पे आपको रिलेशन पता है, ठीक है। F जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड, F1/F2 इज इक्वल टू R2² जहाँ पे F1 पहला वाला फोर्स है, F2 दूसरा वाला, R2 दूसरी वाली रेडियस है, R1 पहली वाली। तो इसमें ही हम लोग रख लेंगे, क्या कहा जा रहा है, जो डिस्टेंस है दो मासेस के बीच की वो डबल की गई है। ओके, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग इसको कर लेते हैं F1/F2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे R2 जो है वो पहले कितनी थी, सिर्फ D थी या R थी, और अब कितनी हो गई है, वो डबल हो गई। तो यानी कि अब 2R² हो जाएगा, और पहले कितनी थी, सिर्फ R थी। तो अब यहाँ पे आपको फोर्स का रिलेशन पता चल जाएगा ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4R² हो जाएगी, सॉरी। और यहाँ पे जो है ये पहले वाली जो R1² थी या R² थी तो कैंसिल हो गया ये चीज़। ओके, तो अब यहाँ से आपको रिलेशन बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा। तो 11 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे F2/F1 लिखेंगे तो हमारे पास ये 1/4 ही तो हो जाएगी, यानी क्वार्टर हो जाएगी, यानी इट रिड्यूस टू अ क्वार्टर। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए वही रिलेशन हो जाएगा, इट रिड्यूस टू अ क्वार्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग गेव फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ G की सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो किसने दी थी, 1 कैवेंडिश, 2 कोपरनिकस, 3 ब्रूक टेलर एंड 4 नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो कैवेंडिश थे उन्होंने G की पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी थी सबसे पहले। 13 देख लेते हैं। 13 है, 2 आइडेंटिकल स्फेयर्स ऑफ रेडियस R मेड ऑफ द सेम मटीरियल आर केप्ट एट अ डिस्टेंस D अपार्ट। ओके,
दो आइडेंटिकल स्फेयर हैं जिनकी रेडियस r है और वो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं और एक दी डिस्टेंस से उन दोनों को दूर, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की मासेस की डिस्टेंस जो है वो d है। देन दी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उनके बीच में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वन है डी इनवर्स स्क्वायर और टू है डी स्क्वायर, थ्री है डी की पावर 4 एंड आपका जो 4 है वो है डी। तो यहाँ पे जो 13 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आप 1/d² लिखते हो ना, तो जब इसको आपको जब 1 की वैल्यू हटानी होगी तो आप लोग कैसे लिखोगे? डी इनवर्स लिखोगे, डी इनवर्स स्क्वायर। ओके, डी की पावर -2 भी बोल सकते हैं, तो डी की पावर -2 हो जाएगी। ओके, यानी सेम जो पहले थी वैसे ही। नाउ यहाँ पे हमारे पास 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ ट्रू। अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को, जो पहला पॉइंट है, इट इज़ फोर्स 2, इट हैज़ नो यूनिट 3, इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द बॉडीज़ आर केप्ट, कि ये उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है कि जिसमें बॉडीज़ रखी गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला, ओनली 3। ओके, कि ये जो है मीडियम के नेचर पे नहीं डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाँ, ओके, 15th देख लेते हैं। अब 15th है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैच द टर्म इन कॉलम 1 विद आइटम्स इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक आपको पिक्चर या फिगर दी हुई है। यहाँ पे एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है। ओके, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं? ये जो है m जो m2 पे m1 m2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू F12 है, और जो m2 m1 पे लगा रहा है उसकी वैल्यू क्या है? F21 है। डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या है? r है। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है। नाउ अब यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर आपको बता दे रही हूँ। तो पहले यहाँ पे जो है आपके पास कॉलम 1 कॉलम 2 में ऑप्शंस तो दे ही रखे हैं, A B C D ऐसे करके, और क्वेश्चन नंबर है आपका 15। तो 15 का हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा? अब देख लेते हैं। नाउ 15 का हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 वाला। ओके, 1 3 4 2। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो A का है वो 1 हो जाएगा। ओके, B के लिए 3 हो जाएगा, उसके बाद F के लिए F12 के लिए 4 हो जाएगा, देन D के लिए 2 हो जाएगा। ओके, यानी जो F12 की वैल्यू होगी वो m1 m2/r² होगी। फिर B के लिए अगर दोनों ही फोर्स को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, एंड देन उसके बाद आपका जो F12 है वो आपका m1 m2/r² एंड F21 जो होगा वो फिर क्या हो जाएगा आपका? D वाला लास्ट वाला जो D वाला लास्ट वाला है वो 4 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 15 का वो तो मैंने बता ही दिया है। नाउ 4 वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1 3 4 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन में है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ and the gravitational force of earth acting on the satellite both equal F. The net force on the satellite is, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सैटेलाइट पे एक्ट कर रहा है, और ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रही है, और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सैटेलाइट पर काम कर रहा है, और ये क्या है? इक्वल है F के बराबर है। तो जो नेट फोर्स होगा सैटेलाइट पे वो क्या होगा? तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, वो F ही होगा। ओके, उसकी वैल्यू जो है F ही रहेगी, सैटेलाइट पे जो फोर्स लगेगा चेंज नहीं होगी। नाउ 17 देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मून एंड अर्थ इज़ डी। मून और अर्थ के सेंटर से के बीच जो डिस्टेंस है, ये जो दो मासेस हैं सपोज, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? कैपिटल D है। द मास ऑफ द अर्थ इज़ 81 टाइम्स द मास ऑफ द मून, और जो अर्थ का मास है वो मून के मास के 81 टाइम्स है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। तो कह रहे हैं कि जो अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स वो 0 होगा।
यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सपोज़ हमारे पास एक ये मास है और इसका ये पॉइंट यहाँ पे m1 है, ओके m1 लिख देते हैं इसके अंदर ही, और एक m2 मास है, ये क्या है, मास m2 है। नाउ अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो देख लीजिए। नाउ ये जो है वो डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो x है, ठीक है, वो अब यहाँ पे एक पॉइंट है P। नाउ अब यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस माना कितनी है, x है। इस P की और m1 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। अब इस x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी। ओके, अब इसमें हम लोगों को वैल्यूज़ रख देनी है। कैसे रख देनी है, रूट 81 टाइम बताया गया ना, अपॉन फिर अंडर रूट 81 m प्लस रूट m, और यहाँ पे ये d वैसे के वैसे ही लिख देना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9/10d आ जाएगा। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो 9/10d हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको जो है क्या आंसर आ जाएगा, 17 का जो आंसर होगा यहाँ पे वो हम लोग बता देते हैं। अब यहाँ पे अभी सॉल्व करके बताया ही है, तो 4 यानी कि 9/10d बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 18 करना है। 18 में क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2। ओके, तो कॉलम 1 में G कैपिटल G है, B है G अर्थ के लिए, C है GM मून के लिए, 9.8 है, फिर 6.67 × 10⁻11, फिर 3 है 1.63। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोड्स दे रखे हुए हैं। तो 18 का अब हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 18 के लिए वो हमारे पास 1 हो जाएगा। ओके, ABC की जो वैल्यू है 213 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं कि जो G है वो कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 होती है, निकाली जा चुकी है। उसके बाद अर्थ की जो है वो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नाउ GM जो है आपका मून पे क्या होगा, 1.63 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो 1 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। ओके, 18 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कर लेते हैं 19। तो 19 में देखते हैं क्या है। 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून इज़ मच लेस दैन दैट ऑफ अर्थ। की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मून का होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। नाउ 2 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ गिवन मास इज़ प्रोपोर्शनल टू द मास विच इज़ स्मॉलर फॉर मून। कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी मास के लिए, ओके, वो जो है जो मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी गिवन मास के लिए वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस मास के जो कि मून के लिए स्मॉलर होता है। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा, 19 का। तो देख लीजिए इसमें से तो कोई भी नहीं करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से ही लग रहा था कि कोई भी करेक्ट नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास जो है 19 का जो है वो नन ऑफ ट्रू हो जाएगा, नन इज़ ट्रू। नाउ 20 देख लेते हैं फ्रेंड। द 2 point masses A1 and B having masses in the ratio 4:3 are separated by a distance of 1 m. When another point mass C of masses m is placed in between A and B, the force between A and C is 1/3 of the force between B and C. ये कहा जा रहा है जो 2 पॉइंट मासेस ए और बी हैं और उनके जो मास का रेशियो है वो 4:3 है और वो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं। जब एक दूसरा एक मतलब अदर जो है एक पॉइंट मास सी जो है वो सी है और उसका मास कैपिटल एम है, उसको ए और बी के बीच में प्लेस कर दिया जाता है। जो ए और सी के बीच का जो फोर्स होता है वो 1/3 हो जाता है बी और सी के फोर्स के, बी और सी के फोर्स की तुलना में 1/3 हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तब अब आपको डिस्टेंस बतानी है सी की ए से कितनी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे सी की ए से डिस्टेंस बतानी है और हमारे पास जो 20th जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, हम लोग यहाँ पे 20th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। तो देखिए हम ये मान रहे हैं कि जो पॉइंट मास सी है वो एक डिस्टेंस
x मीटर पे प्लेस किया गया है पॉइंट A मास से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन पहले ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास MA है, ओके। देन यहाँ पे हमारे पास MB है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो C है और इसका भी मास कितना है, M बताया गया है। अब ये सपोज़ किया जो A से, ओके, यानी A है ये और ये B है। नाउ A से जो C की डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, ये हमने मानी है, कंसीडर की है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो डिस्टेंस पूरी यहाँ पे है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ओके। ये पूरी डिस्टेंस 1 मीटर है, तो यानी कि जो C से और B के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो 1 माइनस एक्स होगी, ओके, वो 1 माइनस एक्स हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे इसको 1 माइनस एक्स मान लिया है, इसको x मान लिया है, ओके। और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है। देन यहाँ पे अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे यहाँ पे जो MA है अपॉन MB है वो उसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 4/3 है, फोर्स बिटवीन A एंड C, ओके। तो A एंड C के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन A एंड C जो होगा। तो नाउ यहाँ पे FAC कितना हो जाएगा, G कैपिटल MA, कैपिटल M जो है वो C वाले के लिए था और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मूव करा देती हूँ और यहाँ पे मूव करा दूँगी तो आपको थोड़ा सा दिखाई देने लगेगा, ओके। ओहो, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लीजिए, ओके। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं GMMA अपॉन x स्क्वायर हो गया है FAC की वैल्यू। तो अब यहाँ से फ्रेंड आपको कैलकुलेशन करना है और फिर BC का निकालना है, ओके। मैं यहाँ पे करके ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए B और C के बीच में कैसे फोर्स निकालेंगे, FBC इज इक्वल टू GMMB अपॉन, नोट डाउन करते रहिएगा फ्रेंड क्योंकि मुझे इसको इरेज भी करना पड़ रहा है, x स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो FAC है इज इक्वल टू 1/3 FBC है, वो 1/3 है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। तो आपको पूरी वैल्यू ऐसे ही कर देनी है, मतलब F की वैल्यू पूरी GMAM अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 GMBM अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखनी है, ओके। ये रखेंगे जब आप, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास MA अपॉन MB की जब वैल्यू आएगी फ्रेंड वो कैसे आ जाएगी, हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपकी आ जाएगी। जब सब आपको सब जितने भी आपकी वैल्यू काटने वाली होंगी इसको आप काट देंगे। देन अब यहाँ पे देखिए मैं आगे बता रही हूँ, अब यहाँ पे हमारे पास जो 4/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम लोग जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2x इक्वल टू एक्स आ जाएगा। देन यहाँ पे 3x इक्वल टू 2 होगा और x की वैल्यू जो आएगी 2/3 मीटर आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/3 मीटर आ जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये, ओके, लेकिन इजी है, बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जो FBC और FAC जो आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपने FAC में क्या किया, x स्क्वायर किया डिस्टेंस को, और जब आप FBC करेंगे तो आप डिस्टेंस के लिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, ओके। और बाकी वैल्यूज़ कॉमन हैं तो वो कट जाएंगी। देन आपने FAC इक्वल टू 1/3 FBC किया है और उसके बाद फिर उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो आपको x की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हमारे पास 21 है, 21 भी देख लेते हैं। 21 है, द अर्थ मास इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी 2 × 10⁻⁷ रेडियन पर सेकेंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। कह रहे हैं जो अर्थ है उसका मास दे रखा हुआ है 6 × 10⁻24 kg और ये सन के चारों तरफ एक एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है और उस वेलोसिटी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ रेडियन पर सेकेंड
और ये सर्कुलर जो ऑर्बिट है उसका रेडियस बताया गया है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। यहाँ पे अब करना गया है आपको जो अब यहाँ पे हमको जो फोर्स है एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ इन न्यूटन। अब जो सन पर अर्थ के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है न्यूटन में उसको बताना है। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मास दे रखा है m = 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, स्मॉल m जो है। नाउ अब यहाँ पे ओमेगा जो है वो क्या है, एंगुलर जो वेलोसिटी 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड है। नाउ कैपिटल आर जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। तो अब जो फोर्स एक्सर्ट होगा सन पे जो अर्थ के द्वारा वो कितना होगा, F = m⁻²r ये होगा। ओके, F = m⁻²r होगा। तो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, ओके, तो जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो F की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, F की वैल्यू जब सारी वैल्यूज़ रखने के बाद जो वैल्यू आएगी आपको फाइनली वो मिलेगी 36 इंटू 10⁻21 न्यूटन। और ये वैल्यू कितनी होगी, न्यूटन में होगी। ओके, तो 36 इंटू 10⁻21 न्यूटन आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 22 में है अ बॉडी ऑफ मास m इज़ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक बॉडी मास m की है जिसका मास m है वो सरफेस पे है अर्थ के। एज द बॉडी इज़ मूव्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द सेंटर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कह रहे हैं अगर वो बॉडी अर्थ के अंदर उसके सेंटर की तरफ मूव करती है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो अभी तक न्यूमेरिकल्स और सब चीज़ें चली रही थी, थ्योरी में भी कंसेप्ट क्लियर किया गया था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो पूछा जा रहा है वो इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास 22 के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डिक्रीज है। उसकी जो वैल्यू होगी अर्थ की ग्रेविटेशन की वो क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग कॉलम। इसको मैच करना है। मैचिंग वाले क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं फ्रेंड। कॉलम 1 है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फिर बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड यहाँ पे है एलिप्टिकल ऑर्बिट, फिर है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ओके, अब डी ऑप्शन है ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, फिर फोर्थ है वर्क डन पर यूनिट मास। देखिए अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो 23 है और 23 के लिए अब हमने सारी चीज़ें देख रखी हैं। जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले वाले का तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इनका तो यहाँ पे 3 होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ये होता है। ओके, उसके बाद फिर आपका जो बी है उसको देखते हैं यहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पहले वाले का ए वाले का 3rd हो जाएगा, देन बी का हमारे पास 4 होना चाहिए क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल है तो ये वर्क डन पर यूनिट मास होगा। देन स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग राउंड द सन, तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा। ये आपका केपलर्स लॉ से जो आया है। नाउ उसके बाद एक मिनट फ्रेंड, ये हमारे पास ये होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ओके, 2 हो जाएगा। देन डी वाले के लिए हमारे पास ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, किसमें, एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो अब आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नाउ ये सारी चीज़ें हमें किस ऑप्शन में मिल रही हैं, 4 3 2 1। तो देख लेते हैं 3 4 2 1 जो हमने किया है वो किस में मिल रहा है, वो हमारे पास 2 में मिल रहा है, 3 4 2 1। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास इतने क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड। ओके, अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं 24 25 भी ये थोड़ा सा ब्लर्ड है। प्लैनेट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज शोन इन द इलिप्टिकल पाथ, ये आपका दे रखा है। यहाँ से आपको केपलर्स लॉ याद आ रहा होगा। ये सन है एस पे। ओके, तो अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। द टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग DAB इज़ लेस देन दैट फॉर BCD। ओके, ये बताया जा रहा है जो टाइम DAB को ट्रैवल करने में लग रहा है, ओके, DAB से ट्रैवल करने में लग रहा है वो
बी सी डी से ट्रैवल में करने में जो टाइम लग रहा है उससे कम है, ये बताया जा रहा है पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है, दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं द टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग डी ए बी इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बी सी डी, कि जो डी ए बी से चक्कर करने में या ट्रैवल करने में लग रहा है वो बड़ा है बी सी डी से। नाउ फिर कह रहे हैं द टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग सी डी ए इज़ लेस दैन दैट फॉर ए बी सी। और फोर्थ है द टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग सी डी ए इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ ए बी सी। हमारे पास यहाँ पे 24th के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो 1 वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो डी ए बी का जो टाइम है वो बी सी डी से ट्रैवल करने में कम लगेगा। नाउ अब हमारे पास 25 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिगर शोज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट एम about the sun S. The shaded area SCD is twice the shaded area SAB if T1 is the time for the planet to move from C and D and T2 is the time to move from A to B. Then अब यहाँ पे फ्रेंड आपको ये फिगर दे रखा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जो फिगर है इसमें एक इलिप्टिकल ऑर्बिट दिया हुआ है, प्लैनेट एम है और जो सन है एस, उसके बारे में बताया गया है। जो शेडेड एरिया एस सी डी है वो एस ए बी से दुगना है। तो देख लेते हैं जो एस सी डी है। ओके हमारे पास कहाँ है एस सी डी। नाउ एस सी डी कह रहे हैं ये और एस ए बी से दुगना है। पहले बात तो ये बताई गई है यहाँ पे क्वेश्चन में। दूसरा कहा जा रहा है कि अगर T1 जो टाइम है इफ़ T1 इज़ द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C एंड D, और जो T1 है वो C और D तक मूव करने के लिए T1 टाइम दे रखा है। तो कह रहे हैं जो A से B तक मूव करने के लिए टाइम होगा वो कितना होना चाहिए, वो अब यहाँ पे रिलेशन बता दिया है। 1 है T1 इज़ ग्रेटर देन T2, 2 है T1 इज इक्वल टू 4T2, 3 है T1 इज इक्वल टू 2T2 एंड 4 है T1 इज इक्वल टू T2। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 के लिए वो थर्ड हो जाएगा। ओके यानी जो T1 है वो 2T2 के बराबर होगा, यानी जो T1 है वो T2 से दुगना होगा, डबल होगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 से हमारे पास देखते हैं 2 balls आर ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड। ओके नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास आगे दिया हुआ है 2 balls आर ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स, कि 2 बॉल्स को ग्राउंड से ड्रॉप किया जाता है डिफरेंट हाइट से। ओके और 1 ball इज़ ड्रॉप्ड 2 seconds आफ्टर द अदर बट दे बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। जो एक बॉल है उसको दूसरी बॉल से 2 सेकंड के बाद किया जाता है ड्रॉप, लेकिन फिर भी वो दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं। इफ़ द फर्स्ट बॉल टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड देन द डिफरेंस इज इन इनिशियल हाइट इज़। कह रहे हैं कि अगर जो पहली बॉल है वो ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकंड का समय लेती है तो जो उनकी इनिशियल हाइट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, तो यहाँ पे हमको बताना है। तो नाउ 26 का हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। जो S2 है जो डिस्टेंस होगी वो हाफ GT2², क्योंकि हम लोग दूसरे वाले टाइम के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10/2 है इंटू 3 का स्क्वायर है, तो जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 45 मीटर आ जाएगी। नाउ S1 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी हाफ GT1² के लिए ये हमारे पास 10/2 आ जाएगी इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास 125 मीटर हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे डिस्टेंस का माइनस कर देना है, तो S1 माइनस S2 125 माइनस 45, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 80 मीटर हो जाएगा। ओके तो यहाँ से अब आपको 80 मीटर यानी कि सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। 27 इन प्लैनेटरी मोशन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड्स टू द लॉ ऑफ 1 ऑर्बिट्स 2 एरियाज 3 पीरियड्स एंड 4 है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो 27 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा
वो हो जाएगा 2 एरियाज़। ओके, तो यहाँ पे 27 का 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, आज यहाँ पे मैं इस लेक्चर का एंड कर रही हूँ और यहाँ पे आपने 27 क्वेश्चन कर लिए। थ्योरी कंसेप्ट पहले क्लियर हो चुका है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए और भी चीज़ें की, सारे अच्छे क्वेश्चंस थे फ्रेंड। तो देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मेरा बहुत थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।